नैतिकता उसका एक पार्ट है। अब ये नैतिकता और दूसरी नैतिकता और प्रशासनिक नैतिकता, उसमें क्या डिफरेंस है? ये जो एथिक्स है, तो आपने देखा होगा फोर्थ पेपर में जो एप्टीट्यूड वाला हिस्सा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वहां पर इन्वायरमेंटल एथिक्स का एक पार्ट है। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है? सबसे पहले तो वही इन्वायरमेंट वाली चीज आ जाएगी, और इन्वायरमेंट के संरक्षण का हिस्ट्री क्या है, इसका भी डेवलपमेंट। जैसे हमने आपको डीआरडीओ का और एनर्जी सेक्टर में एटॉमिक एनर्जी का और इनका डेवलपमेंट बताया था कि आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट मिलेगा कि कौन से सन में कमीशन बना, कब क्या हुआ। वो डेवलपमेंट का होमवर्क भी शायद मैंने दिया था साइंस टेक में। वैसा ही एक होमवर्क हमारा ये बनता है पर्यावरण की अध्ययन का या पर्यावरण की चिंता करने का इतिहास। आखिर पर्यावरण की चिंता कब से हो रही है और क्यों हो रही है? एक समय रहा होगा जब भोपाल में मूल रूप से केवल 400 कारें होंगी या 500 कारें होंगी, कुल कारों की संख्या ही 400 होगी। ठीक है, तो जब 400 कारों की संख्या होगी तब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूशन है या कार्बन एमिशन पे ध्यान दिया जाए। किसी ने विचार भी नहीं किया होगा क्योंकि हवा में उतना धुआं नहीं, इतने वाहन नहीं थे। ऑटोमोबाइल का जो क्षेत्र है वो बहुत लिमिटेड था। इलेक्ट्रिसिटी की जो बात करें, एनर्जी की बात करें, तो हमने इतनी सारी ट्यूबलाइट जलाई हुई है, किया हुआ है। तो 1947 का जो हम बात करते हैं कि एनर्जी कितनी थी, तो 1000 मेगावाट, और अभी 303 लाख मेगावाट से ज्यादा हमारी एनर्जी होगी। हम अब गीगावाट में बात करें, 3 गीगावाट हो गया, तो वो आपका 3 लाख मेगावाट के बराबर है। और कहा हम लोग 3 लाख पे कैसे पहुंचे? 1000 पे थे, 1000 मेगावाट से 3 लाख मेगावाट तक पहुंचे 1947 से लेकर 2017 तक। तो ये जो जर्नी है हमारी, इस बीच में आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो खास करके कोयला जलाने वाला मामला है, क्योंकि हम जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा कोयले से, थर्मल पावर है। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट की चिंता उस समय नहीं रही होगी 1947 में, जब आप कोयला जला के 1000 मेगावाट बिजली बना रहे। तो कोयला जला करके 1000 मेगावाट बिजली बनाना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब आप 3 लाख मेगावाट बिजली बनाते हैं तब कहीं नहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब हमारी धरती कुछ मात्रा में अगर आप उसको नुकसान पहुंचाओ तो वो सहन करती है। यानी छोटा बच्चा माँ को लात मारता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन बड़ा होने के बाद जब छुरा मार देता है तो फिर दिक्कत आती है। तो ये बड़ा होने के बाद में छुरा मारने जैसा है। प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति नैतिकता उतना ही महत्व रखती है जैसे व्यवहार हम अपनी माँ के साथ करें। माँ यदि जिंदा रहेगी तो आपको दूध पिलाती रहेगी और आपका संरक्षण होता रहेगा, पोषण आपका हो जाएगा। आप छोटे से बच्चे होते हैं, नन्हे नन्हे हाथ पैर हैं आपके, और आप पूरी तरह से डिपेंड करते हैं माँ के ऊपर। तो जब माँ के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप बलशाली बनेंगे, किशोर बनेंगे, फिर वयस्क बनेंगे, और इसके लिए पोषण की आवश्यकता है। तो जो नेचुरल पोषण है, प्राकृतिक रूप से पोषण है, वो माँ से मिलेगा। बाद में जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो माँ ख्याल रखेगी कि आपको खाना कब दिया जाए। लेकिन आप सोचो कि न्यूट्रिशन जो है हमको मिल रहा है दूध से, उसका पोषण उतना मजेदार नहीं। हम खून पीना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम थोड़ा ब्लड पिए माँ का, और अगर हमको माँ का थोड़ा 1 गिलास ब्लड मिल जाए तो हमारी ताकत ज्यादा बढ़ेगी, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो जब माँ का ब्लड पीना चाहेंगे तो 1 आध बार पिएंगे, 2 बार पिएंगे, 3 बार पिएंगे, तो किसी दिन माँ मर जाए या फिर दूध देने लायक स्थिति में नहीं रहेगी। ये क्या बात कर रहा हूं मैं? ये है पर्यावरणीय नैतिकता। माँ को सुरक्षित बनाए रखना ताकि आपका पोषण निरंतर हो सके।
माँ को इतना सुरक्षित बनाए रखना, उसको उस चीज से कोई एतराज नहीं है कि आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो तो नुकसान को हासिल करके भी आपको दुआएं देगी, आपके पोषण की कामना करेगी, आपके विकास की कामना करेगी कि आपका विकास हो जाए, आप हष्ट पुष्ट हो जाए, आप बलशाली हो जाए। ये माँ कामना करेगी, चाहे आप उसको नुकसान पहुंचाए तो भी करेगी। लेकिन माँ अगर जिंदा ही नहीं रहेगी तो दुआ करने वाला कौन है आपके लिए? चाहे आपने उसको नुकसान पहुंचाया तो भी वो दुआ कर रही है, लेकिन इतना नुकसान पहुंचा दिया कि वो है नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो जब तक हम पेड़ इतने काटेंगे जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। हम किसी जमाने में एक कमरे में 5 लोग 6 लोग सोते थे, संयुक्त परिवार होते थे, मकान कम होते थे, छोटे होते थे। बाद में जब आपकी क्षमताएं बढ़ी तो आपने हर व्यक्ति के लिए एक एक कमरा बना लिया। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की हवस ऐसी है जिसमें वो बहुत बड़ा घर बनाना चाहते हैं, 40 कमरों वाला, जबकि सदस्य संख्या कितनी है, 3 या 4। तो आप प्रत्येक व्यक्ति पे 10 कमरे बनाना चाहते हैं, तो 10 कमरों के हिसाब से लकड़ी लगेगी, दरवाजे खिड़कियां उतने होंगे, उतना फर्नीचर होगा। तो आपने आवश्यकता से अधिक दोहन किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है किसका? इन्वायरमेंट का। तो अगर आप इन्वायरमेंट को इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये नैतिकता के खिलाफ है। अब समझ में आया इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है? इन्वायरमेंटल एथिक्स ये है कि हमें सिर्फ अपनी आवश्यकताएं पर्यावरण से पूरी करनी है, अपनी हवस को पूरा नहीं करना। इसलिए गांधी ने ग्रीड की नहीं कहा, नीड की। उन्होंने कहा कि नीड आपकी पूरी हो सकती है, ग्रीड नहीं हो सकती। वही बात यहाँ पर्यावरण में लागू। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी लगभग यही है, वो भी यही कहता है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स जो है, अब किसी आप एनवायरमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर बने, फॉरेस्ट कंजर्वेटर का जो तनख्वाह होती है वो मुश्किल से 4 लाख तक मिलती है साल भर में। 4 लाख तक जो है उसको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं शाम के समय कुछ ट्रकों को जंगल में जाने को सुबह भर के निकलेंगे और इस बीच में मुझे 5 लाख रुपए रिश्वत मिलेगी एक ही रात में, तो सोचता है वो कि मैं जंगल बचाने के लिए अधिकारी बनाऊं। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर पेड़ ना हो, या इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल में से 10 ट्रक लकड़ी या 15 ट्रक लकड़ी अगर गायब भी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ना। पर मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मेरा स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे साल भर में 4 लाख रुपए मिलते हैं और एक रात में 5 लाख मिल जाएंगे, अगले दिन और मिलेंगे। तो ये जो आप जंगल को बेच देते हैं बीच में, बिचौलिए जो है, और वो जो जंगल काट रहे हैं उसके बीच में कहीं नहीं आप जो अधिकारी बनेंगे या कर्मचारी बनेंगे, आप कहीं नहीं जिम्मेदार हैं। इसलिए उन्होंने 4th पेपर में क्या रख दिया? एनवायरमेंटल एथिक्स। 4th पेपर में रखने की क्या जरूरत है? वो इसलिए रखा कि अधिकारी आप भी बनेंगे और आप भी समझौता करेंगे। जैसे वो छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने कर लिया था, अपने घर भेज दी थी लकड़ी, बालाघाट वाले अपने घर लकड़ी भेज दी। क्यों भेज दी? क्योंकि वो सस्ती मिल रही थी। उसने 60 काट, कुछ कहीं नहीं 60 काट थी फॉरेस्ट वाले के साथ। तो आप कलेक्टर रहते हुए फॉरेस्ट में हस्तक्षेप करके करप्शन कर रहे हैं, ये एनवायरमेंटल एथिक्स के खिलाफ। आपने मां की हत्या में सहयोग किया। हत्यारे हैं प्रकृति मां के समान जो पोषण कर रही है, हम सबका पोषण कर रही है। और प्रत्येक कार्बन फुटप्रिंट तो आपने पढ़ा है। कार्बन फुटप्रिंट व्यक्ति का भी होता है, संस्था का भी होता है। ये गायत्री शक्तिपीठ का भी कार्बन फुटप्रिंट है कि हम कितने पंखे चलाएंगे, कितना लाइट लगाएंगे, नीचे कंप्यूटर चल रहा है तो कितना प्रिंट निकालेगा, कागज में कितना खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा है। जितनी भी यहाँ पर
ऐसी चीजें जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली है वो इसका फुटप्रिंट है। ऐसे व्यक्तिगत फुटप्रिंट भी होता है कि आप कितनी बिजली जलाते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने एक ऐसा कलेक्टर देखा था कि जो अपने कमरे से, ऑफिस से जब निकलता था तो सारे स्विच ऑफ खुद करता था, अपने पीसी को शट डाउन भी वो खुद करता था। जनरली अधिकांश कलेक्टर ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, बाद में उनके क्लर्क आकर के सब काम करते हैं। वो उठ के चलते थे, गाड़ी में बैठ जाते। जबकि उसकी एक आदत थी कि वो खुद पीसी शट डाउन करता था, फैन बंद करता था, लाइट बंद करता था, उसके बाद वो निकलता था। वो जो चपरासी देखता है या क्लर्क देखता है तो घर जाकर के अपने बच्चों को भी सिखाता है कि हमारे कलेक्टर साहब को देखे आप, है ना, तुम इतने बड़े आदमी तो नहीं हो, वो तक इतना बड़ा काम करते हैं। तो कई लोग अपने चरित्र से, अपने आचरण से सिखाते हैं पर्यावरणीय नैतिकता। नहीं तो कई कलेक्टर जो है बिजली बचाने वाले लेक्चर दे आते हैं। एमपीवी वाले जब चीफ गेस्ट बनाते हैं तो कलेक्टर जाता है और वहाँ लेक्चर दे आता है कि बिजली बचानी चाहिए, बिजली की बचत ही जो है उसका उत्पादन है, फलाना है, ये है। और लेक्चर बहुत प्यारा होता है, लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, वाह कलेक्टर साहब। और वहां जाकर के वो कचरा कर रहा होता है। वो एथिक्स में नहीं आता, वो चालाकी है। वो क्या है? चालाकी। वो एथिक्स नहीं है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स जो है व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, सामूहिक स्तर पर भी होता है, सामाजिक स्तर पर भी होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे जब होता है तो फिर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस कन्वेंशन और वो सब बात समझ में आई, चाहे वो मॉन्ट्रियल वाला। तो आपको सारी चीजों को ले जा करके जोड़ना है किससे? एनवायरमेंटल एथिक्स। और ये नैतिकता कितनी जरूरी है। तो जब वो प्रश्न पूछ लेगा कुछ ऐसा कि एनवायरमेंटल एथिक्स से आप क्या समझते हैं, तो कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जिससे दैनिक जीवन में प्रशासनिक अधिकारी समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। तब आपको ऐसे उदाहरण ढूंढ के लाने पड़ेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ईमेल का प्रयोग करेंगे, ई गवर्नेंस में जाएंगे, पेपरलेस वर्क करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इस तरह के उदाहरण हम लोग देंगे। कम से कम विद्युत का वो यूज करेंगे, ये सब चीजें। तो ये जब समाज में ये सब चीजें थी नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ केवल 400 कारें थी या 1000 मेगावाट आप बिजली उत्पादन कर रहे थे, तब ये इश्यू नहीं थे। अब आपने गीगावाट में जो है उत्पादन करना शुरू किया, तो क्या आप रुक जाएंगे उत्पादन? नहीं। 2020 तक आपके लक्ष्य बहुत ज्यादा है, 2025 के आपके बिजली उत्पादन लक्ष्य बहुत ज्यादा है। तो आप कहीं न कहीं पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आने वाले समय में ये इश्यू सबसे ज्यादा उठ करके आएगा, और अधिकांश परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी हिस्से से आने वाले हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। उसका कारण है कि अब करना भी यही है, सरकारों का और पब्लिक का जो दायित्व है, अब इसके सिवा कुछ बचा नहीं। अब डेवलपमेंट लगभग हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। मैंने कहा था मोबाइल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं है। आप इंटरनेट में, स्पीड में, ब्रॉडबैंड में बहुत ज्यादा अब उम्मीद नहीं कर सकते, और जरूरत भी नहीं। मैंने कहा ना कि गूगल कितना जल्दी खुलता है, एकदम से खुलता है। जैसे ही आप ब्राउजर खोलते हैं एकदम से गूगल आ जाता है। अगर आपने होम पेज बनाया हुआ है तुरंत खुलता है। अब उससे भी और जल्दी खुलने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि उससे और जल्दी खुलेगा, माइक्रो सेकंड्स में खुल जाएगा। उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जितनी देर में हाथ कीबोर्ड तक ले जाएंगे उसमें टाइम लगता है टाइप करने के लिए, और उतने समय में वो खुल रहा है। उससे ज्यादा जल्दी खुलने से आप कहोगे नहीं उससे विकास बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं, उससे अब विकास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल आप लगाते हैं तुरंत घंटी जाती है, तुरंत उसी समय जैसे आप करते हैं। आप कहेंगे नहीं अब और उससे जल्दी जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको उठाना भी तो पड़ेगा। तो अब टेक्नोलॉजी अब आपके लिए अब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, ना वो डेवलपमेंट कर सकती है। रोड्स हमारे अच्छे ज्यादा समय के लिए बन रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप उठा के देख लो, ये लाइट पर्याप्त है, इसमें आप देख सकते हैं। अब पहले नहीं, इसमें विजिबिलिटी और बढ़ाने के लिए हम और ज्यादा तेज लाइट करें, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं।
कई बार हम रेट्रोग्रेसिव जाने लगते हैं, मतलब डीम लाइट पसंद करते हैं। कई रेस्टोरेंट वगैरह में आप देखते हैं बहुत ज्यादा वो नहीं पसंद करते, शादी ब्याह में थोड़ा अंधेरा टाइप करके रखते हैं लोग, थोड़ा सा दूसरी कलरफुल रोशनी है ना, उसको फैशन मानते हैं। और एक समय में ऐसा रहा होगा कि गरीब आदमी होगा, इसके बाद रोशनी करने का पर्याप्त जो है वो नहीं है। मतलब ये इसका मतलब कई बार जो है विकास होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वाला विकास रिवर्स भी जाता है। कार पूल करना एक सोशल एटिकेट में भी आ सकता है, और इवन फार्मूले को फॉलो करना पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान है कि आज आप ऑड नंबर की कार चलाएंगे, उस दिन इवन नंबर की, मतलब आप समझदार हैं, आपका स्टेटस ऊंचा है। और कोई नियम के विरुद्ध चलाया जा रहा है तो नैतिकता का पालन कर रहा है, नैतिकता का पालन नहीं कर रहा है, जबकि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा चालान नहीं बनने वाला। वो नैतिकता की बात थी। एक अब जैसे दो तरह के लोग हैं जिन्होंने गैस सब्सिडी छोड़ दी है ना, और कुछ लोगों ने नहीं छोड़ी, लेकिन जो नहीं छोड़ी है उनको एक अपराध बोध सा लगता है, क्योंकि आह्वान किया गया था पीएम के द्वारा और कहा गया था कि जो समझदार लोग हैं और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और जो धनवान हैं और जो भुगत सकते हैं खर्चे को, वो कम से कम सब्सिडी का यूज न करें। और बहुत आसान उपाय दिया था कि आप ऐसे SMS करके या ऐसा करके अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो जिनने किया है वो अपने आप को समझदार मानते हैं और उनको अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा महसूस होता है। तो कई बार डेवलपमेंट जो है हमेशा इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होता। अपने आप में कंप्रोमाइज करना, एनवायरमेंटल एथिक्स पे चलना, नियमों पे चलना, ये भी जो है एथिक्स में आता है। अगर कोई कहीं लाइन लगी हुई है तो सारे सभ्य लोग आप देखते हैं जो समझदार हैं वो सब लाइन में रहते हैं और बराबर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और कहीं जो है वो हड़बड़ा के दिखाते हैं, और बल्कि कोई लाइन तोड़ के आगे चला जाता है तो मुस्कुरा देते हैं। उनको मतलब ऐसा लगता है कि ये इसमें समझ नहीं है, बाकी ये कि कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ, ठीक है, इसको नहीं आ रही समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो होता है ऐसा, ये चीजें, ये ही नैतिकता है। और ये जो समय है ये आने वाला है, ये समय आएगा, ये आने वाला समय में पर्यावरण की नैतिकता का भी यही ख्याल रखा जाए, है ना। कुछ लोग कहेंगे हमारी बिजली है और हम जो है उसका बिल भरते हैं, हमारी मर्जी है उतनी देर तक चलाएंगे, हम जब तक बंद चाहेंगे तब तक उसको बंद करेंगे या चालू रखेंगे, हमारी मर्जी है, आप कोई टोक नहीं सकते। ठीक है कि आप बिल भरते हैं और आपके हिसाब से, लेकिन वो पर्यावरणीय नैतिकता के खिलाफ है। इसलिए हमेशा डेवलपमेंट जो है आप जिस तरह का सोचते हैं उस तरह का डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट कभी कभी अपने आप को संयमित रखना, ईमानदारी पे चलना, नैतिकता पे चलने को भी डेवलपमेंट कहा जाता है, समझना। इसलिए अल्टीमेटली हम सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलना पड़ेगा। तो क्या जब हम आज 3 लाख मेगावाट की तरफ गए हैं और कभी 4 लाख मेगावाट या 6 लाख मेगावाट की तरफ जाएंगे, तब हम ख्याल रखेंगे कि ये जो पर्यावरण खराब हो रहा है और ये जो उत्पादन है ऊर्जा का, ये हम इतना करेंगे। यही झगड़ा हमारा अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका ने जो फिट किया है अभी इससे पेरिस से, तो उसका एक ही बहाना था कि आपने चाइना और इंडिया जैसे देशों को छूट दे रहे जो विकासशील होने के नाम पर ज्यादा दोहन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का और कार्बन एमिशन में भाग लेंगे। और हम लोग तो ऑलरेडी कार्बन एमिशन ज्यादा करते हैं, लेकिन हम अभी इस लिमिट को फॉलो नहीं करना चाहते। अभी हम तो अब अनलिमिटेड जाना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर लिमिट नहीं रख सकते, यही एक कारण है। मुझे लगता है कि अब आप पेरिस का वो पढ़ोगे समिट वाला, तो उसका नजरिया एनवायरमेंटल एथिक्स पे आता है। और उन्होंने कहा भी, मैंने आपको कहा था कि ट्रंप ने जो है अपने चुनाव में उसमें रखा था, घोषणा पत्र में रखा था उसने कि हम जब अगर सरकार में आए तो ये जो ओबामा ने किया है वो और एनवायरमेंटल एथिक्स को फॉलो कर रहे, वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे थे, क्योंकि वो लीडरशिप है, इंटरनेशनल लीडर भी है, तो इस वजह से कर रहे थे। तो अब आपको अलग अलग लेवल पे जो कन्वेंशन है, समिट है, उनको लेके आना पड़ेगा। तो कितने हिस्से हैं इसके? एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपका, इसका एनवायरमेंटल एथिक्स का, यानी कि एनवायरमेंट की चिंता करने की शुरुआत,
यानी 1970 से पहले बिल्कुल ऐसा वातावरण नहीं रहा होगा कि आप एनवायरनमेंट की चिंता करें, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सुगबुगाहट नहीं। सब कुछ हुआ 1972-73, ये चीज वाइल्ड लाइफ के प्रति, यानी 1972 से पहले अगर आप किसी जानवर का शिकार करते हैं जंगल में तो वो अपराध नहीं, और 1972 में आकर के वो अपराध हो गया। तो एनिमल्स का वैल्यू बढ़ना या एस्थेटिक वैल्यू के कारण या और भी कई कारणों से, तो ये सभ्यता में आता है। तो पर्यावरणीय नैतिकता केवल कार्बन एमिशन पे नहीं है, शिकार पे भी। तो पर्यावरणीय नैतिकता का क्षेत्र जो है इतना ज्यादा व्यापक है, केवल यहाँ नहीं है, पॉल्यूशन पे भी है, पॉलीथीन पे भी है। इसका मतलब कोई सरकार पॉलीथीन पे प्रतिबंध लगाती है तो किसका हिस्सा होगा? पर्यावरणीय नैतिकता का। और पर्यावरणीय नैतिकता का पालन करवाने के लिए दो तरह के काम होते हैं, एक कोई नकारात्मक, एक सकारात्मक। एक में कहा जाएगा कि आप नहीं करेंगे ऐसा, और एक में कहा जाएगा कि ऐसा आप करेंगे। दो तरह से। तो क्या क्या डूज और डोंट्स जो है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये था। इसमें भारत स्टेज वाला विवाद आ जाएगा, तो करंट की कैपेसिटीज आ जाएंगी सारी। वो गाड़ियां खरीदने का आया तो सारे लोग जो है गाड़ी खरीदने के लिए एकदम भीड़ लगी हुई थी कि हम तो पर्यावरण को चाहे नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन थोड़ा सस्ता हमको मिल रहा है। तो इससे आपको लोगों की जो मानसिकता है, मास मेंटेलिटी जो है, वो आपको पता चलती है कि हमारे कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट क्या चीज है। ठीक है, मतलब अगर आप पैसा बचा करके माँ की हत्या करने में भागीदार बन सकते हैं तो एकदम भीड़ लग जाएगी उस आह्वान से कि हाँ मैं भी करूंगा हत्या, एक छुरा मेरी तरफ से। ये कितना खतरनाक चीज है। जब ह्यूमन का एग्जांपल देते हैं, ह्यूमन महिला का एग्जाम की एक माँ है और इस पर आप छुरा लगा, तो एकदम से वो ऐसा लगता है, पेड़ को वो हमारा इमोशन मोल नहीं आता। जैसे वो जो एक हत्यारा है तो वो कितने लोगों का हत्यारा देखा जाए। तो जब हम कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन की और व्यक्तिगत, ऐसे ही एक जंगल का, एक पेड़ का भी कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, किस टाइप का होता है? कार्बन क्रेडिट। क्यों? कार्बन क्रेडिट। हाँ, कार्बन क्रेडिट तो ही है, लेकिन एक तरह से मैं यहाँ उसको दूसरे वे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ हम उसको उस रूप में देखते हैं कि ये कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता। आज 20 साल का था, अगर 30 साल और जिंदा रहता है पेड़ तो अगले 30 सालों में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंक का काम करता है, ये कार्बन सिंक। और प्रोड्यूसर किस किस चीज का होता है और कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी इसके ऊपर पलती। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का पार्ट हुआ। खुद प्लांट भी अपने आप में बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, और उसके ऊपर रहने वाली स्पीशीज भी तरह तरह की है। कई बार एपिफाइट्स होते हैं या और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट के ऊपर जिंदा रहते हैं, दूसरे पौधे और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर के बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, मैमल्स तक। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों को, ग्रीन हाउस को और एनवायरमेंटल एथिक्स, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये सब के सब मिक्स चीज है। यही चीज आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक टूल के रूप में ये मिलेगा कि हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो यहाँ एनवायरमेंट को वो ना कर करके आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी के डिपार्टमेंट बन रहे हैं, मिनिस्ट्री बन रही। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बायोडाइवर्सिटी मिनिस्ट्री बनाई। तो मिनिस्ट्री बनाने का जो एक कारण है, क्या इन्वायरमेंट में वो नहीं पढ़ा जा सकता था? क्या उसको फॉरेस्ट के साथ या आदिवासियों के साथ या जंगल के और सब्जेक्ट के साथ या एग्रीकल्चर के साथ संभव नहीं था? नहीं था। दरअसल बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ एथिक्स जो है अब शिफ्ट हो जाता है इस तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। वहाँ हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, अब एमिशन की बात कर रहे थे और प्रजातियों के संरक्षण कार्य। जैसे ही मैं वाइल्ड लाइफ एक्ट की तरफ आता हूँ, वाइल्ड लाइफ में दो तरह की चीजें, वन्य जीव।
वन्य जंतु नहीं बोला है, क्या बोला है? वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और जब लाइफ की बात आती है तो हम सीधा सीधा टाइगर को या एनिमल को देखने लगते हैं और हमको लगता है कि इनको बचा लिया मतलब वाइल्ड लाइफ बच गई। नहीं, प्लांट्स भी, श्रब्स भी, ग्रासेस भी, वो भी उसका पार्ट है। और बटरफ्लाई का यानी कि आर्थ्रोपोड भी, और एनालिस्ट भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब जो लिविंग चीज है, तो फिर वाइल्ड लाइफ एक जो है वो आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स का पार्ट है। तो राज्य सत्ता अपना जो कर्तव्य है वो समझ रही कि नहीं समझ रही, और धर्म सत्ता समझ रही कि नहीं समझ रही? धर्म को भी समझना पड़ेगा, और मीडिया पर्सन समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि मीडिया जो है बहुत अलग अलग तरह के कैंपेन चलाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक लोग लोगो लगा के रखते हैं, सिंबल रखते हैं, ऐसे ऐसे कोटेशंस लगा के रखते हैं। कई न्यूज चैनल वाले दिन भर अपने यहाँ 24 घंटे प्रोग्राम चलाते हैं, डिबेट चलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WWF और भी बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, है ना, रेड पांडा जिसका उन्होंने सिंबल बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, वो होते हैं, और सेमिनार होती हैं, वर्कशॉप होती हैं। तो अब आप इसकी एक लिस्ट बना सकते हो कि एनवायरमेंटल एथिक्स को बढ़ाने के लिए, या उसके कंजर्वेशन से एथिक्स को जोड़ना पड़ेगा बार बार। उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं एट गवर्नमेंट लेवल, एट पर्सनल लेवल एंड सोशल लेवल। पर्सनल लेवल पे भी व्यक्ति कितना जागरूक हो जाए, कितना अवेयर हो जाए कि वो इन्वायरमेंट को, तो जैसे हमारे गायत्री परिवार में वृक्ष गंगा अभियान चलता है, तो जो कावड़ लेके ऐसे ही घूमते हैं, उसका जल चढ़ाते हैं, है ना, शिव जी को, उसके बजाय हम तो वृक्ष की बात करें, वृक्ष की बात हो। और ऐसे में एक तरफ पेड़ लगाने की बात है और एक तरफ पे प्रदूषण को रोकने की बात, यानी कि गंगा को सफाई वाला। तो गंगा में सफाई का दो है, तो गंगा में जो पॉल्यूशन आ गया है उसको ठीक करेंगे, और एक गंगा में डालने नहीं देंगे नाले को, या फिर कैनरीज का, या फिर सीवेज जो वो डालने नहीं देंगे। तो दो तरह का। और पॉजिटिव वाले में आप सिर्फ प्रेरणा दे सकते हो, आह्वान कर सकते हो, कानून नहीं बना सकते। लेकिन निगेटिव वाले में प्रिवेंशन के लिए, रोकने के लिए आप कानून बना सकते हैं, सजा का प्रावधान कर सकते हैं। अगर किसी को कहोगे कि आपने अगर 5 पेड़ नहीं लगाया तो आपको 2 महीने की सजा होगी, ये सब नहीं कर सकते। दरअसल वो समाज को सिर्फ प्रेरणा दे सकता है। तो ये प्रेरणा साहित्य के माध्यम से हो सकती है, वर्कशॉप, सेमिनार, रैली के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। तो आज आपको टूल समझ में आ रहे होंगे कि इन्वायरमेंटल एथिक्स के टूल क्या है, यानी कौन कौन माध्यम बनते हैं इन एथिक्स का प्रचार करने के लिए, है ना। तो गोष्ठियां रखना, चार्ट की प्रतियोगिता करना, डिबेट करना, प्रश्न मंच आयोजित करना, एनवायरमेंट के ऊपर निबंध लेखन करना, ऐसे राइटिंग हो गई। फिर रैली आयोजित करना, स्कूल कॉलेज में, विद्यालयों में करना, कार्यालयों में करना, विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन आयोजित करना, सेमिनार, वर्कशॉप, ऐसे चीजें आपको। अच्छा, आप लोग ये सब हम जानते हैं, और ये तो मतलब बहुत सामान्य सी बात नहीं, लेकिन ये जो 15-20 चीजें आप निकाल करके वहां लिखोगे तो फिर आपकी समझ वहां दिखेगी। आपसे जानने से नहीं होता, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप जानते हो, अच्छी बात है, हम भी कोई नई बात नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ जो हम जोड़ के बता रहे हैं वो आंसर राइटिंग के हिसाब से बता रहे हैं कि चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये किस तरह से होगी? इंटरनेशनल लेवल की जो जितने भी प्रोटोकॉल हैं, कन्वेंशन हैं, समिट्स हैं, है ना, और अर्थ समिट की बात करते हैं ना, पृथ्वी सम्मेलन, तो जितने भी पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन है, उन सब का ब्यौरा, उनके निष्कर्ष, कि वहां से निकला क्या। सम्मेलन तो हुआ, और सम्मेलन के बाद में इतने लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, और उसका दुनिया पे क्या असर पड़ा, लक्ष्य क्या रखा था, पाया कितना, ये सब। ठीक है। फिर आएगा आपका कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी नैतिकता, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए जिन लोगों को वेतन मिलता है,
पर्यावरण की रक्षा के लिए जिन लोगों को वेतन मिलता है। दूसरे पर्यावरण रक्षक कौन है? जो एनजीओ है, उनको वेतन मिलता नहीं, वो लेते हैं। वो क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं कि हमको आप डोनेशन दो, हम इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। जो पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में लगे हुए हैं वो रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं। पहले तो एक एनजीओ बनाते हैं, फिर उसका रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमने इतना इतना काम किया, ये देखो अखबारों की कटिंग, ये न्यूज में आया था, ये ऐसा ऐसा हुआ। उस आधार पे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के बड़ी बड़ी संस्थाओं से, यूएनईपी से और तमाम से कांटेक्ट करते हैं, अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट दिखाते हैं, मंत्री का सर्टिफिकेट दिखाते हैं, अधिकारियों के सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि देखो इस अधिकारी ने हमको शाबाशी दी है कि आपने प्रशंसनीय काम किया है। उससे वो डोनेशन लेके आते हैं। उन लोगों की क्या भूमिका है? यानी कि सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाले ऐसे एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं जो दावा करती हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा में लगे हुए हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी, शासकीय तौर पर लगे हुए लोगों की जिम्मेदारी, और फिर एक आम आदमी की जिम्मेदारी जिसको वेतन नहीं मिलता और जो सहयोग भी नहीं मांगता, लेकिन मनुष्य होने के नाते पर्यावरण का वो एक मुख्य भाग है, उसकी जिम्मेदारी। तो समझ में आया? और फिर आपका इंटरनेशनल लेवल तक सहयोग आएगा। तो ये एक पर्यावरणीय नैतिकता का एक स्ट्रक्चर बन सकता है। और जो मैंने शुरुआत की थी कि उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कब जोड़ेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तब जोड़ेंगे कि जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हम लाभान्वित होते रहेंगे और डेवलप होते रहेंगे, क्योंकि हम इस छोटे से ग्रह पे जिंदा रहने के लिए लिमिटेड संसाधनों के साथ में हैं, सीमित संसाधन हमको मिले हुए हैं। और जो परिभाषा दी जाती है, हमने कहा इग्नोमिक्स वाले में भी देखना और अंतर्राष्ट्रीय विकिपीडिया वाले और भी कई जगह पर देखोगे तो एक ही परिभाषा है, अगली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखना। ठीक है, यानी ये पृथ्वी हमको जैसे मिली है, हम जब इस दुनिया से जाएं तो आने वाली पीढ़ी को हम उसी स्थिति में दे जाएं, उतना खराब छोड़ करके न जाए, कम से कम उसी स्थिति में दे जाए। अगर उसमें सुधार न कर सके तो स्थिति को बरकरार रखें। ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप उन सबको छोड़ करके बायोडाइवर्सिटी पे जब आएंगे तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी में मैं जिस तरह से लेक्चर दे रहा हूँ या बात कर रहा हूँ उससे बात बनती नहीं। बायोडाइवर्सिटी शब्द आने के बाद में जो मेरा मानना है, अगर आपको परीक्षा में ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम याद रखना है। स्पीशीज प्रत्येक व्यक्ति को 100 की संख्या में नाम याद होने चाहिए, जो बॉटनिकल नेम हो सकते हैं और एनिमल के नेम हो सकते हैं। उसमें एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लगभग 70 नाम। खास करके अगर आप केवल और केवल मैमल्स और बर्ड्स को भी पकड़ लें, है ना, आप रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को, फिशेस को उनको छोड़ दें, मैमल्स और बर्ड्स को अगर आप लेंगे तो दोनों को मिलाकर के 70 के आसपास संख्या आएगी। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और एंडेंजर्ड। इन IUCN की तीनों कैटेगरी जो है, इन 3 कैटेगरी के एनिमल्स में जाएंगे, खास करके बर्ड्स और मैमल्स, तो 70 की संख्या आएगी, लगभग 70-71। और ये 70 एनिमल्स का यदि आप जूलॉजिकल नेम तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए इतना जबरदस्त चीज है कि जैसे यूपीएससी में 3 प्रश्न इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे लगभग प्री में, तो एक प्रश्न तो आप गलत करते ही करते हैं, कई बार 2 गलत करते हैं। तो गलत होने का कारण ये है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम लोग, ऐसा नहीं कि आप तैयारी नहीं करते, आप तैयारी तो करते हैं, लेकिन आप 70-71 में से 20 करते हैं जो आपको सूट करते हैं, आपको पसंद के हैं और आपको मालूम है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है जिसको आप जानते हो। बात समझ में? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब होता है कोई भी चीज? जैसे लेखकों की बात करें, जिस आदमी ने धर्मवीर भारती का नाम नहीं सुना उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं।
प्रेमचंद का नाम सबने सुना है, इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन किसी ने धर्मवीर भारती के 4 उपन्यास पढ़े हैं और वो उसके उपन्यासों में खो गया था, और इतना खो गया था कि वो आज तक नहीं भुला पाता, तो उसके लिए प्रेमचंद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कौन? धर्मवीर भारती। ये उस पर निर्भर करता है। तो इंपॉर्टेंट का जो मसला है, जो इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजी, किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट होना एक मनोविज्ञान है और कुछ भी नहीं है। मनोविज्ञान इसलिए है क्योंकि हम उसको जानते हैं या नहीं जानते। जैसे आपने भारत रत्न की लिस्ट देखी होगी, के कामराज का नाम सुना है? कई लोग भारत रत्न की लिस्ट में से के कामराज को नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं। तो जब लिस्ट आती है तब उसके प्रति उतनी श्रद्धा नहीं होती, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के और कोई अम्बेडकर या और कोई आदमी ऐसा जो उनको सूट करता है, उसको सूट करना बोलते हैं, तो वो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो नेल्सन मंडेला तक को कर लेगा, मदर टेरेसा तक कर लेगा, लेकिन वो के कामराज या सी सुब्रमण्यम को ध्यान में रखना है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम भी बहुत जबरदस्त आदमी है। क्यों थे? क्योंकि हरित क्रांति जब हुई थी तो वो भारत के कृषि मंत्री थे, इसी कारण उनको भारत रत्न दिया गया, सबसे ज्यादा योगदान। अब योगदान किस कारण से था? हम तो स्वामीनाथन को जानते हैं, हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं, तो सी सुब्रमण्यम को नहीं जानते। वो राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट था उनका हरित क्रांति, बात समझ में आई? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम हमको तब तक इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे जब तक कि हरित क्रांति को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ लेते। और हरित क्रांति को पढ़ लिया और नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन तक रह गए तो सुब्रमण्यम छूट गए, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारे लिए अगर सी सुब्रमण्यम की हम बात कर रहे हैं, अगर ये प्रश्न आता है और अगर आप गलत करके आते हैं तो मैं बोलूंगा ये अपने सिली क्वेश्चन गलत कर दिया। मेरे लिए वो सिली क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज नहीं पता आपको, ये कितना मतलब सामान्य सी बात है। तो जब आप ज्यादा कलेक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 100 चीजें याद है, तो आपके लिए सिली क्वेश्चन जो है 10 है, और जब आपको 1000 चीजें याद है तो 100 सिली क्वेश्चन, और 1,00,000 चीजें याद है तो 1000 सिली क्वेश्चन। अब समझ में आ रहा है? और अब आपकी 1 करोड़ चीजें आपको याद है तो लगभग 1,00,000 से लेकर 10,00,000 तक आपके पास सिली क्वेश्चन है। तो आपकी पढ़ाई जैसे जैसे साल दर साल होगी, ठीक है, अगर धीमी गति से पढ़ोगे, रोज कई लोग बोलते सर मैं रोज 5-6 घंटे पढ़ता हूँ, तो 2025 को टारगेट करो, है ना। फिर ऊपर से बोलते हैं सर 2018 में हो जाएगा ना मेरा, तब भी नहीं होगा। इस फील्ड में चमत्कार नहीं होते। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं 19-20 साल हो गए, कभी भी कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि जो ज्यादा पढ़ता नहीं था, ये नहीं करता था, और अचानक से आया और बोला कि सर मैं तो आज 50 नंबर लगा मुझे इंडिया में, इंडिया का रैंक है मेरा, मैं 15वें नंबर पे आया हूँ और मैं IAS हो गया। तो कभी नहीं होता, अनायास कभी होता ही नहीं, किसी का नहीं हुआ। हमने सबको संघर्ष करते हुए देखा और बाद में उनको गाड़ी में बैठते हुए देखा। सबको पढ़ना पड़ता है, कभी चमत्कार नहीं होता, ध्यान रखना, और पूरा संघर्ष करना पड़ता है। बस ये है कि किसी ने संघर्ष बचपन से जारी रखा है तो उसको अब कम करना पड़ता है, और पहले ज्यादा आनंद उठा दिया, 10 दिन तक रक्षाबंधन ही मनाते रहे, या घर चले गए 5 दिन पहले और फिर 5 दिन बाद आए। आप तो बड़ी संख्या में यहाँ हैं, कई लोग गांव जाएंगे, अभी घर जाएंगे, तो कई लोग चले भी जाते हैं, आगे तक चले भी जाते हैं, बोले रक्षाबंधन आने वाला। जो रक्षाबंधन दिवाली मनाते रहे उनका दिवाला निकले, वो यही है, ठीक है, वो कुछ नहीं बन पाए, कभी नहीं बन पाए। और जिन्होंने जिस साल त्याग कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमको तो इस साल बनना है, तो 2018 में कब बनोगे? जिस साल आप सारे फेस्टिवल और सारी त्योहार और सारी रिश्तेदारी और सब खत्म कर दोगे, जिस साल खत्म करोगे उस साल बनोगे, ठीक है। और आपके घर वाले भी जितना संसाधन देंगे आपको, जिस साल देंगे उस साल बनोगे। कई लोग बोलते हैं अभी तो क्या है कि ये थोड़ा 1-2 साल ऐसे ही ट्राई कर ले, और फिर बाद में क्या होगा कि हम देखेंगे, अभी तो ग्रेजुएट हुआ है,
और 23-24 साल तक अगर इसका लगन लगी तो हम फिर इसका पूरा संसाधन लगाएंगे, पूरा समय लगाएंगे इसके साथ, तो फिर वो 2024 या 2022 नहीं होगा, वो जिस साल लगाओगे उस साल होगा। मैंने बताया ना, एक लड़की जो IAS बनी हो, पहले जो है वो जो है हमारे यहाँ पढ़ती थी, तो उसको हमने कहा, उसके यहाँ शादी थी इंदौर में, तो हमने मना किया उसको, हमने कहा मत जाओ, तुम्हारा IAS का मेंस है, प्री निकाल दिया है, नहीं प्री हो गया था, ऐसा कुछ था, तो मत जाओ उसमें। तो वो बोले नहीं, वो इस बार चले जाते हैं, अगली बार कभी होगा तो फिर नहीं जाएगा, मतलब वो घर पे सब लोग जिद कर रहे हैं। तो ये जो एक उसकी दरअसल वो था जिसकी शादी थी, वो कोई करीबी था, पर वो उसकी चाची का करीबी था, उसका भी नहीं, ठीक है, उसकी माँ का करीबी नहीं था, उसकी चाची का था। बोले चाची बहुत फोर्स कर रही, हमने कहा फिर चाची की बात मान, वो चली गई, वो रह गई, उस साल नहीं होगा। फिर उनकी मम्मी आए तो बोले कि दरअसल ऐसा है कि अगले साल तो आप जहाँ रूम दिलाया हुआ है, एक काम करेंगे कि इसका खाना बनाने की दिक्कत है, तो 2 महीने पहले हम आ जाएंगे, और जब ये परीक्षा देगी तो फिर हम बिल्कुल इसका ख्याल रखेंगे, इसको कुछ नहीं करने देंगे, इसको किचन में घुसना नहीं पड़ेगा, हम इसको खाना देंगे, इसका ख्याल रखेंगे 2 महीने पहले। फिर मैंने कहा इस बार जब रिजल्ट आएगा तब पूछना मत कि हुआ कि नहीं उसका, जिस साल आप सहयोग करने के लिए आ जाओगे उस साल इसका हो जाएगा। तो इस सब लोगों को कंट्रीब्यूशन ना एक साथ करना पड़ेगा। आप जो 12 घंटे पढ़ना चाहते हो कि नहीं, किसी साल हम 12 घंटे पढ़ेंगे, तो फिर इसी साल पढ़ो। घर वाले पिताजी बोल रहे हैं कि हम आपको संसाधन देंगे, पूरा सहयोग करेंगे, तो फिर इसी साल करना पड़ेगा। मम्मी को खाना इसी साल बनाना पड़ेगा, राखी इसी साल की छोड़नी पड़ेगी, दिवाली इसी साल की छोड़नी पड़ेगी, सारी शादियां रिश्तेदारों की इसी साल छोड़ना पड़ेगा, समझ में ना। और ये सब करें, सबका जब एक साथ कंट्रीब्यूशन होगा, सारी चीजें एक साथ बैठेंगी तो फिर चलेगा। अब हम सब क्या करते हैं, ये सब चीजें टुकड़ों में करते हैं, किसी साल किसने कंट्रीब्यूट कर दिया, किसी साल किसने, एक साल हमारा मौत नहीं बना पड़ने में, जब सबका कंट्रीब्यूशन है तो हमारा नहीं बना, है ना, कहीं न कहीं गलती होती है, और ये गलती फिर आपको वंचित कर देते। तो 3 साल तक वो लड़की प्री निकाल करके मेंस नहीं निकालती, फिर चौथे साल जो है उसने फिर प्रश्न किया, राखी आई तो बोले मेरा जो भाई है, मेरा सगा भाई नहीं है, और मेरा चाची का जो लड़का है, हम दोनों एक ही पालने में जुटे हैं, और ऐसा है और वैसा है, बहुत सारे एक्सक्यूज थे। मैंने कहा देखो, अब एक कि मेरी फसल 3 बार बर्बाद हो गई और मैं हूँ किसान, तुम मेरी फसल, तो अब तो फसल को तो कोई नुकसान महसूस नहीं हो रहा है, उसको कोई भी खा जाए, लेकिन किसान को दुख होता है क्योंकि वो तैयार करता है बार बार, और तुम समझते हैं पाला पड़ जाता है। तो ये रक्षाबंधन पे बोले समस्या ये आ रही है कि भैया जो है वो विदेश जा रहा है, और शायद 10 साल तक राखी के ना पाए, इसी बार राखी पे आ रहा है, और चाची बोल रही है तुम्हारा एक ही तो भाई है, तुम दोनों को मैंने ही पाला है, और एक ही पालने में पाला है, इमोशनली ब्लैकमेल करती हूँ, तो जो है आप जो है आ जाओ, और ये जो है भैया जो है इसके बाद विदेश जा रहा है, तो फिर वो हो सकता है 10 साल तक ना है। हमने कहा देखो, उसको उसका कितना करियर प्यारा है कि वो अपनी बहन को 10 साल तक भूलने के लिए तैयार है, और तुम 1 साल नहीं भूल सकते। हाँ, इसका मतलब ये है कि उसका करियर इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारा तो गौण है कि तुम लड़की हो, थोड़ा उसको फिर उकसाया, तो फिर उसमें जोश आया और उसने मना किया, तो इसी कारण से अच्छी रैंक लगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी अच्छी रैंक। आज वो बोलते सर आपके सारे डिसीजन सही थे, आपने जितना भी गाइड किया सब कुछ सही था। दरअसल स्टूडेंट को है ना दूसरी तरफ से भी संभालना पड़ता है, केवल हम आपको नोट्स दे दें या आपको गाइड कर दें ऐसा नहीं, आपके मानसिक वातावरण भी बनाना पड़ेगा, और चारों तरफ आज की क्लास में आपको लग रहा होगा पेरेंट्स को भी होना लग रहा तो पेरेंट्स को भी जो है उनको भी ट्रेन करने की जरूरत होती है। कई सारे पेरेंट्स सिविल सर्विसेज पे करवाने लायक नहीं, यानी उनके बच्चे तो हकदार बनते हैं, लेकिन उनको हक नहीं है कि वो, कई बार हमको पेरेंट्स को पीटने की इच्छा हो जाती है, ऐसे पेरेंट्स हो जो उस समय में जो है वो सारा रोड़ा अटकाते हैं सारी वो, और जैसे वो बन गया बोलते हैं ये जो है ना हमने किया हमने इच्छा होती है उसको साइड में ले जाकर अच्छा तो समझा सारा तुमने क्या किया, तुमने तो जितना अपना तो कचरा करना था ना पूरा कोशिश कर लिया था, तो हमने बचा दिया।
है ना, या कैंडिडेट ने अपना ध्यान नहीं बटने दिया, वो तो उसकी मानता है, बहुत दिक्कत है। समाज की भी अपनी एक दिक्कत है, स्टूडेंट्स की भी अपनी एक दिक्कत है, और व्हाट्सएप और फेसबुक की भी दिक्कत है, ठीक है। तो सोशल मीडिया अपने आप में एक नया विलेन बन के उभरा है, जो आत्मघाती है, भस्मासुर है, जो खुद ही आप खुद तैयार करते हैं उसको, है ना, आप खुद फ्रेंड सर्कल बनाते हैं बड़ा से बड़ा, फिर जब फ्री हो जाता है ना, तब इतना पछतावा होता है फ्री होने के बाद उस सर्कल से कि उपाय पूछते फिरते हैं कि ये कैसे छूटे इस झंझट से। किसी ने गर्लफ्रेंड पाल ली, किसी ने बॉयफ्रेंड पाल लिया, और वो इतनी बड़ी समाज समस्या हो गई कि इमोशनली अलग वो ब्लैकमेल करते हैं और पढ़ने नहीं देते, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट खत्म हो गए होते। मैं तो खेती बहुत बर्बाद हुई मेरी, तो मुझे पता नहीं। तो ये एक इतनी खतरनाक चीज है कि इसमें ना वो किसी की नहीं सुनता, टीचर वीचर बहुत सेकेंडरी होता है, वो किसी की नहीं सुनता, उसको तो बस वही है कि वो जो पूरा है, अच्छा उसको बर्थडे था उसका, एक लड़की थी उसका IAS बनने वाली थी, और उसने बर्थडे में हर साल शर्ट भेजती थी यहाँ पे पैक करा के उसको, इस बार वो शर्ट भूल गई, तो उसका मेंस पीरियड, उसने 4 महीने तक टॉर्चर करता रहा उसको, वो रोज रोती थी। हमने कहा भैया तुम्हारी आंखें सूजी रहती है, तुम पढ़ती नहीं क्या, और पहले तो अच्छा लिख के लाती थी, पढ़ती थी, जवाब भी खूब देती थी, आजकल हुआ क्या। तो जब उसका रिजल्ट बिगड़ गया तब उसकी काउंसलिंग हुई, हमने कहा देखो अगला नहीं बिगड़ना चाहिए, तुम बताओ समस्या क्या है, तो समस्या शर्ट है। हमने कहा ये भी कोई समस्या हो सकती है। देखो ये मैं युवाओं का एक्सपर्ट ऐसे नहीं कहता हूँ, मैं सबकी बात सुनता हूँ, मुझे सारे युवा अपनी बात बताते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो हमने कहा वो तो फिर भेज देना था अगर ऐसी बात थी। तो बोले नहीं, वो दरअसल क्या है कि मैंने वाकई में पढ़ाई में जब से मन लगाया ना, तो अपने उतना बात भी नहीं कर पाते। तो मैंने कहा वो तुमसे अगर तुमको चाहता है और तुमसे शादी करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस में उसको खुशी होनी चाहिए, और अगर तुम IAS बन जाओ तो उसे गर्व होगा। लेकिन ये सब चीजें जो है, मुझे लगता है कि हम लोगों को एक लेवल से ऊपर उठना चाहिए और अपने इमोशंस पे भी काबू पाना है। ये आप सबसे बात इसलिए की क्योंकि ये 90% लोगों की समस्या है, भावना है, इमोशन, जो हमारी सारी पढ़ाई को चौपट। यूं आप 1-1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन जब बात ऐसी कोई आ जाए, ऐसा कोई मैसेज आ जाए, ऐसा कोई कॉल आ जाए, तो आप किताब बंद करके 3 दिन तक बैठ जाएंगे और एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे। ऐसा तक होता है, ऐसे स्टूडेंट्स देखे हमने। फिर जब उनकी काउंसलिंग हुई और उनका दिमाग ठीक हुआ, और तब उनको लगा कि नहीं ये जो है ये कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, और जो उपलब्धि हम लेने जा रहे हैं वो ज्यादा बड़ी उपलब्धि, उसमें परिवार भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है, रिश्तेदार भी हैं, सामाजिक उन्नति भी है, व्यक्तिगत उन्नति भी है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं और करीबी हैं और जो हमसे प्रेम करते हैं, उन लोगों की तो सबसे ज्यादा बड़ी उन्नति है, उनकी भलाई सबसे ज्यादा। आप अपने करीबी व्यक्ति का भला जो है वहां उपस्थित रह के उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना एक कॉल से कर सकते हैं। अगर आप IAS हो गए, अगर आप IPS हो गए, तो आपका एक कॉल जाएगा और सामने वाले की जिंदगी बदल जाएगी, और उसके ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो कि करोड़ों रुपए से संभव नहीं है, और आप वहां मौजूद होते तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका कॉल चला गया तो उसका उद्धार हो जाएगा, आप उस स्थिति, उद्धारक वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। और किसके लिए ऊपर पहुंच जाते हैं? जो आपका करीबी है उसी के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा खतरा भी वही है जिसके लिए आप फायदेमंद होने जा रहे हैं आने वाले समय। देखा जाए तो आप इन सब संबंधों को अभी विच्छेद करके, इमोशंस पे काबू करके उसी की भलाई कर रहे हैं। किसकी भलाई कर रहे हैं? उसी व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है। और दूसरे पे कितना एहसान होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा एहसान होने वाला है फ्यूचर। वो नहीं समझ रहा, लेकिन और वो एक ऐसा कृत्रिम वातावरण होता है कि उससे बाहर आना इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल वातावरण। इसलिए मेडिटेशन कीजिए, हमसे बात कीजिए। बहुत ज्यादा परेशानी हो तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उससे व्यक्तिगत रूप से मुझे भी दुख होता है। मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने 10 साल तक ऐसी काउंसलिंग की तो मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसमें दुखी इसलिए हो जाते हैं कि जब किसी की बात सुनते हो तो आप फिर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ये पड़ता है कि अगर आपका शोषण हुआ है
तो हमने सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि 90% मामलों में शोषण होता है। और जैसे ही हमको बताते हैं तो हमको एकदम बत्ती जलती कि ये तो मामला ही दूसरा है, जो ये तो धोखाधड़ी वाला मामला है, ये तो शोषण वाला मामला है। इसमें तो 90% मामले तो पूरी तरह से शोषण के होते हैं, जिसको वो दिल से लगाए होते हैं और उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल एकदम हम सही जा रहे हैं, और उनको लगता है कि ये तो पूरा ही गलत रास्ता था, 100% गलत, और इसके पीछे तो मंशा ही दूसरी। तो हमने तो सुनना ही बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन जहां हमारी फसल उस स्तर पे है, कटने वाली, खलिहान में आ गई, यानी कि इंटरव्यू लेवल पे कोई है, कोई मैच पे है, तो उसका बात हम जरूर सुनते हैं, क्योंकि वो उस लेवल की फसल है कि उसको सुनना बंद हो गई, क्योंकि वो पक्की पकाई फसल है और छोटी सी गलती जो है वो पूरा खत्म कर देगी करियर। तो वहां हम लोग जाकर के ऐसे बच्चों का जरूर सुनते हैं। हालांकि सबका सुनना चाहिए, उसमें भी कल्याण है, लेकिन वो क्या होता है कि हमको जब कोई सुना जाता है और हमको लगता है बाप रे इतना भारी शोषण और इतने सालों से शोषण और ये, तो फिर हमको क्या रात भर नींद नहीं आते, हम बीमार हो जाते, हमको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हमको आगे मनुष्य होने के नाते संवेदनशील है, और संवेदनशील होने के नाते दिमाग खराब हो जाता है, जमाने में हो क्या रहा है। इसलिए मैं वो जो होते हैं ना सावधान इंडिया और ये जो ऐसे सीरियल में नहीं देखता, क्योंकि ऑलरेडी इतनी नेचुरल, इतनी सामने प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करनी है। अगर इतना ही ब्लड प्रेशर बनाना है और गुस्सा करना है तो उसी से कर लो, ठीक है। एक और हम सामूहिक प्रयास करने ये जा रहे हैं कि मैं अभी एक ऐसी समस्या से गुजर रहा था कि एक व्यक्ति जो है वो मेरे ही कोचिंग के बाहर रह करके लोगों को परेशान करता था और मेरे ही खिलाफ वो उगलता था, तो आज उसका इलाज कर दिया, तो पुलिस से किया। एक और चीज़ हम ये कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो पीछा करता है या बोलता है या बदमाश है या ऐसा कोई जो दिक्कत है, तो हमारे ग्रुप में जो है वो इनको योगेश को इनको मैसेज करें, और उसका अगर नंबर है आपके पास जो व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसको हम सामूहिक रूप से सारे लोग क्लास के मिलकर के डीजीपी से लेकर के आईजी से लेकर के एसपी तक सबको मैसेज करें व्हाट्सएप पे। उसके बाद जब 400-500 मैसेज जाएंगे तो वो गया नहीं आ फिर उसको कोई नहीं बचा सकता और आपका नाम भी नहीं आएगा, हाँ स्वतः नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक नया हमने एक्सपेरिमेंट, मैं जब गुजर रहा था उससे, मैं तो फिर ज़्यादा परेशानी से नहीं गुजरा, लेकिन गुस्सा आ रहा। हाँ ये इनको मैंने मैसेज किया, आज उससे माफ़ीनामा लिखवाया, अब वो फिर मैं बदल गया, मैंने उसको माफ़ तो कर दिया, और ये इनको मैंने व्हाट्सअप किया था, उसने लिख के दिया कि मैं आइंदा से ये सब नहीं करूँगा। लेकिन वो पिटाई भी हो गई, उठा के घर से बुरी तरह से पुलिस वाले उठा के ले गए, तो मोहल्ले में बदनामी भी हो गई, क्योंकि वो आ नहीं रहा था, तो उसके कपड़े भी फट गए, उठा के पुलिस वालों ने गाड़ी में डाला, कचरे हो गए। बहुत ये भी बहुत होता है पूरे मोहल्ले में, जो आप हीरो बन के घूमते रहते हो और आपको जो है वो लगता है कि आप बहुत ज़बरदस्त। ये हम अभियान आपके माध्यम से, ये सारे फेल हो जाएंगे, महिला हेल्पलाइन वगैरह तो बकवास, कुछ नहीं होता, ठीक है। हम जो बता रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। एक साथ हम यहाँ से आपको ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं, एक ईमेल की और मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उसकी एक लिस्ट दे दें। आपको कुछ नहीं करना है, जो एक मैटर है जो बन जाएगा मैटर, उस मैटर को सबको सप्लाई करना, उतने सारे नंबरों पे, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा, इतने सारे लोग अगर वो कहेंगे, मीडिया ग्रुप से अगर जुड़े हैं तो उसमें उसको खत्म कर दो। सोशल कंट्रोल से बढ़िया कंट्रोल कुछ नहीं हो सकता, कानून उतना कंट्रोल कर ही नहीं सकता जितना हम सोसाइटी के माध्यम से कंट्रोल करें, और वो इतना इफेक्टिव होगा कि सामने वाला जो है किसी काम का नहीं रहा। और ऐसे लोग आत्महत्या भी करने को चिंता नहीं होता, समाज में ऐसे लोगों का रहना कोई आवश्यक नहीं, ठीक है। समाज साफ सुथरा लोगों का होना चाहिए, और अच्छे लोगों का अभिवर्धन होना चाहिए, उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और बुरे लोगों का इससे डिलीट और ये दोनों करना पड़ेगा। तो ये प्रयोग जो है शायद आप लोग समझ पाएंगे, और क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना, आप पुलिस के पास जाते हो वो सुनते नहीं, कार्यवाही होती नहीं, जन सुनवाई में कलेक्टर के यहाँ चले जाओ सुनवाई नहीं होती, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा करियर बर्बाद हो जाता है, कई लड़कियां आत्महत्या कर लेती, मतलब आत्महत्या तक चले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उसके बाद उसको आत्महत्या को भी दूसरा रूप दे दिया जाता है कि ये इसके कारण नहीं हुई, तो इसकी खुद की कोई दूसरी समस्या थी, वो निकाल लाते हैं लोग और बोले उसके कारण आत्महत्या हुई, और जो जिम्मेदार व्यक्ति वो वैसे ही घूमता रहता है और फिर नया शिकार चलाता है। तो समाज में ये सब करने के लिए थोड़ा सा हमारा ये संघर्षात्मक कदम है
ये किसी क्लास का उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन संवेदनशील होने के कारण में हमारे पास एक सिस्टम है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो हम उसका फायदा उठाते हैं। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? तो ये जो है ऐसा आप लोग कर सकते हैं, और ये क्रिएटिव ऐसा हो जाएगा कि आपको उस रचनात्मक काम करने के बाद में सुकून मिले, और दूसरे दिन उसके रिजल्ट जब अखबार में छपेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये हम ही जैसे लोग कर सकते हैं, जागरूक लोग कर सकते हैं, बाकी दूसरे लोग नहीं कर सकते, किसी में क्षमता नहीं। और ये मेरे नाम के देना तले होगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं जवाब दे, ठीक है, मेरे से कोई पूछेगा नहीं। सर यहाँ के बच्चों ने स्टार्ट भी किया, वो 1-2 बार कॉल जो आपको गए। हाँ नहीं किया है, कुछ हद तक सफलता मिली है मुझे। मैंने तो अभी सबका सहयोग नहीं लिया, लेकिन अगर ये नहीं मानता तो शायद मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करता कि एक मेल से मैसेज कर देना, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। जब हम सामूहिक रूप से रहते हैं तो सामूहिक रूप से स्वस्थ वातावरण में रहना हमारी जिम्मेदारी, और ऐसे लोगों को ठीक करना। देखो कोई भी मानसिक रूप से विक्षेप नहीं होता, सब समझ में आती है सबको। कई लोग बोलते हैं मेंटल है, ये तो ऐसे ही है, ये उस मेंटल होने के बहाने के आड़ में लोग जो है वो करते रहते हैं, गलत काम करते हैं, और उसको घर वाले भी प्रोटेक्ट करते रहते नहीं है, थोड़ा सीधा है तो बोला है, फलाना है। कई अपराधियों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, ऐसे लोगों को ठीक करने का एक तरीका है, ठीक है। एनवायरमेंटल एथिक्स के बजाय सोशल एथिक्स पे सीखो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ एनवायरमेंट में थे और कहाँ बोल रहे, सारी चीजें आप ही के हिस्से की है। ये जो है इससे व्यक्तित्व निर्माण का एक भाग बनता है, उत्साह बढ़ता है। जब आप ऐसी चीजों पर विजय पाते जाते हैं तो फिर छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती, और फिर इससे अफेक्ट भी नहीं होते। ध्यान रखिए है, जो आपकी पढ़ाई को बिगाड़ रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, उसको टेंशन देकर के बिजी कर दो और फिर पढ़ाई करो। उससे उसको अगर आपने फ्री छोड़ दिया तो वो फिर उत्पाद मचाएगा और आप लोग तनाव में रहोगे। जैसे ही आपने उसको टेंशन दी और वो बिजी हुआ या आप फ्री, अब आपका पढ़ने में जो मन लगेगा, जो कभी याद नहीं हुआ वो हो जाएगा। मैं बता दूं, कठिन से कठिन चीज भी चुटकियों में याद होगी, कब? जब समस्या सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्रिएटिव काम। दूसरा फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी। शर्त क्या रखी थी? 71 एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इससे क्या फायदा होगा? इससे वो फायदा होगा, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझा दूं आपको। मैं ये मानता हूं कि जो एक जागरूक ग्रेजुएट है वो 40 प्रश्न तो ठीक कर ही लेता है, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े। 100 में से 40 प्रश्न प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी, सांख्यिकी भी मानती है आप कर लोगे, 25 तो मानती है 1/4, और 15 जो है क्योंकि वो एक ग्रेजुएट है और उसका तुक्का लगाने की क्षमता है उसके अंदर, ठीक है, उस आधार पे अच्छा तुक्का लगाता है वो, तो वो 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। 40 क्वेश्चन का तो कोई मसला ही नहीं 100 में से। मैं आपको 40 पे मानकर बात करता हूँ। सिलेक्शन होगा जब तक आप 65 या 70 नहीं कर लेते, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम 65 और जनरल के हिसाब से बात करें तो 70। और 70 प्रश्न सही करेंगे तो उधर जो है माइनस मार्किंग हो जाएगी और सब हो जाएगा और बैलेंस होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में सिलेक्शन लेवल पर आपको 30 और चाहिए, और मान के चलिए कि आप अगर 2 प्रश्न ठीक करते हैं 3 में से तो आप 40 में आते हैं, और वो एक प्रश्न जो आपका है वो बाकी के 30 में ले जाएगा। तो केवल और केवल ये 71 जो आपको लिस्ट दी जा रही है, 71 एनिमल्स की जो लिस्ट दी जा रही है और बाकी 30 प्लांट्स की, 100 के आसपास आप अगर नाम याद रखते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको 4 दिन का समय भी लगता है, तो एक प्रश्न तैयार हो जाता है। और 1 महीने में आपके 7 प्रश्न तैयार हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन ऐसे। यानी एक प्रश्न तैयार करने के लिए रोज 12-12 घंटा पढ़ने से 4 दिन तक अगर आप रोज 12-12 घंटा पढ़े तो आपको एक प्रश्न मिल जाए। तो 1 महीने में 7 क्वेश्चन तैयार हो, तो सुनना है। ऐसे ही आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे तो फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा, 4 दिन तक ऐसे ही और कुछ टारगेट कर लेंगे तो फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो 30 प्रश्न करने में मुश्किल से 4 महीने लगेंगे, 5 महीने, और 4-5 महीनों में आपके
प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, अब आप आ गए 70 पर और अब आप हैं सुरक्षित स्कोर पर। और ऐसा सुरक्षित स्कोर है कि जिस दिन आप प्रीलिम्स देंगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका मेंस हो गया और अब आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप दूसरे लोगों से 2 महीने आगे दिए। जो लोग रिजल्ट के बाद में तैयारी शुरू करेंगे प्रीलिम्स के, उनसे आप आगे हो जाएंगे और वही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो आज से एक चीज की जा सकती है क्या, कि हम उन सेक्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं और जिनको हम सिली क्वेश्चंस कह सकते हैं, उन सेक्टर को पूरा करेंगे। अब गलती कहाँ करते हैं, हम 71 में से 20 याद करते हैं जो हमको सूट करते हैं और जिन्हें हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, और जिन्हें इंपॉर्टेंट मानते हैं वो मैंने आपको बता दिया। 70-71 में से 20 करते हैं और 20 जब याद हो जाते हैं तो काफी भरा पूरा लगता है और वो 3 घंटे में ही हो जाते हैं और उससे सेटिस्फेक्शन आता है और उससे ऐसा लगता है कि हम विद्वान हो गए। लेकिन वो एक आपका केवल छलावा है, दिखावा है, बनावटी विद्वान है। उस बनावटी विद्वत्ता से बाहर आना है और वाकई में आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए पूरे 71 करना है, क्योंकि यूपीएससी कंफ्यूज करता है। यूपीएससी में 4 ऑप्शन नहीं आते, 3 आते हैं, फिर उसके नीचे फिर 4 आते हैं। वो बोलते हैं कि ऊपर 3 वालों में या 4 वालों में मल्टीपल चॉइस। इस वजह से आप क्या करते हो कि वो 2 एंड में एक वल्नरेबल और एक क्रिटिकल एंड डाल देता है और फिर कंफ्यूज करता है। तो जो 71 नहीं करते वो लोग खत्म हो जाते। तो 20 करने में जो आपने 3 घंटे या 1 दिन लगाया वो बेकार हो गया काम। जब तक कि आपको अगर यूपीएससी के पेपर में जाते हैं और ऊपर के 4 में से 2 का आंसर आता है, पूरा कंप्लीट आंसर कब होगा, जब आप चारों जानते होंगे। तो आपने जो मेहनत की है वो 50% जानकारी वाली मेहनत की है, तो 50% जानकारी से बात नहीं बनती है। यदि आपको एबीसी खेल रहे होते तो बात अलग होती, वहां पे लाइन है, वहां पर 50-50 कर लेते और कुछ कर लेते। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जब तक आपको ऑप्शन पता नहीं चल जाता आपको नंबर नहीं मिलते। और 4 ऑप्शन में से यदि आपको 2 ऑप्शन पता हो गए और इसके लिए आपने 1 दिन लगाया, मान लीजिए आज जो जुलाई का 3 जुलाई है, 3 जुलाई आज डेट है और आज का दिन आपने कोई दिन भर पढ़ाई की, पूरे दिन 12 घंटे पढ़ाई की और इसका रिजल्ट ये निकला कि आपको किसी क्वेश्चन में 2 ABCD में से 2 चीजें पता है, लेकिन तीसरी और चौथी पता नहीं है, तो आपके सामने संकट आ गया चुनने का, इसको चुने या इसको चुने। और ये संकट से निकलने के लिए आपको पूरा 4 दिन तक पढ़ना था। तो ये जो 3 जुलाई का जो इन्वेस्टमेंट है आपका, ये बेकार चला गया और अब आप जो 2018 के प्री में पास होने वाले थे, अब आप उम्मीदवार हो गए 2019। तो समझना है, मात्र 1 दिन आपको, 1 दिन की मेहनत आपको, या बाकी की तो 3 दिन की मेहनत आप नहीं करते हैं, एक अगले साल का उम्मीदवार बना देते हैं। इस साल की उम्मीद है। कुछ रणनीति समझ पा रहे हैं? ये इस एग्जाम का पूरा सॉफ्टवेयर है। इसको अगर आप समझोगे, इसको महसूस करोगे, तो मुझे लगता है कि एक रणनीति के साथ काम कर पाओगे। आप जो लोग असफल हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने सिलेक्टिव स्टडी की, पूरी स्टडी नहीं की। हम यही करते हैं, सिलेक्शन करते हैं चीजों का, इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं। कई लोग बोलते हैं सर एक छोटी किताब बताओ जो इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको कोई किताब की जरूरत नहीं है, पूरा सोर्स तो अवेलेबल है। आप किताब इसलिए ढूंढते हैं कि उस सोर्स को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, 4 दिन लग रहे हैं, इसलिए हम 1 दिन वाला सोर्स ढूंढते हैं और हमको जो किताबें मिलती है उसमें से उसको जो इंपॉर्टेंट लगा है वो उसमें दे दिया। और वो कौन है? वो एग्जाम से बाहर वाला व्यक्ति जिसका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए उसके इंपॉर्टेंट कितने होंगे बता दिया था ना मैंने। 1 करोड़ वाले के लिए 1 लाख से 10 लाख इंपॉर्टेंट सिली क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
और जिसने 1 लाख की तैयारी की वो 1000 ही पढ़ लेंगे। तो अब किताब लिखने वाला किस स्तर का व्यक्ति है ये आप समझ सकते हैं। बस उसने किताब कहां से लिखी है, उसका सोर्स क्या है, उस पर आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किताब पे जाओगे तो वो तो असफल व्यक्ति लिखते हैं किताब। कभी भी आईएएस बनने के बाद में कोई आदमी किताब नहीं लिख रहा, और जो लिख भी रहा है कोई विजय अग्रवाल जैसे या ऐसे कोई, तो वो 30 साल बाद लिख रहे हैं जब पूरा ही भूल गए। ठीक है, यानी जो पिछले साल आईएएस बना और इस साल आपको पढ़ाता है वो ही सबसे ज्यादा अच्छे से बता सकता है, या कंटिन्यू जो आईएएस को लगातार पढ़ा रहा है वो बता सकता है। आप सब असफल लोगों की किताबें पढ़ते हैं, और असफल लोगों की किताबों को पढ़ने के बाद में आपको पूर्ण ज्ञान आता है, वो आपका पूर्ण होता है। जो उसका पूर्ण है आपका संपूर्ण, उसका अपूर्ण ज्ञान आपका संपूर्ण ज्ञान है। उसके बदौलत आप पास होना चाहते हो, कैसे संभव? कंपटीशन तो बढ़ गया, उसके जमाने से तो बहुत बढ़ गया। उसने 85 का या 95 का एग्जाम दिया था, वो असफल हुआ। इसका मतलब 1995 की स्थिति में वो इस लायक नहीं था कि उस एग्जाम को क्रॉस कर सके। अब आप 2017 में 15 में उसने कोई किताब लिखी या उन्हीं दिनों में लिख दी तो असफलता के साथ लिखी ना उसने, तो उसका ज्ञान कितना है? तो असफल होने के लाइन में लगाने वाला है आपको। इसलिए सोर्स पे जाइए, नॉलेज के सोर्स पे जाइए। कौन सा उसका सोर्स क्या रहा होगा, तो वो सब के सब सोर्स आज की तारीख में वेबसाइट्स में गवर्नमेंट की और विकिपीडिया और ये। तो IUCN की वेबसाइट पे चले जाइए, एंडेंजर्ड स्पीशीज की इंडिया की लिस्ट निकाल दीजिए, गूगल में चले जाइए, विकिपीडिया में चले जाइए, वहां से एंडेंजर्ड स्पीशीज इंडिया की, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, वनरेबल की, आगे समझना। और जब वो 71 है तो 71 ही तैयार कर लीजिए। मैंने कहा मेमल्स को कर लेना, बर्ड्स को कर लेना, एंथीलिया रेप्टाइल्स को छोड़ देना, जनरली वो पूछ नहीं रहा। और अगर हिम्मत है तो 4 दिन की बात तो हम कर ही रहे हैं, 4 दिन में तो वो भी हो जाए। ठीक है, अधूरा क्यों मरना, कम नॉलेज के साथ क्यों मरना चाहते? अगर 150 स्पीशीज याद रहे और फिर जाए दुनिया से तो ज्यादा अच्छी बात है। 71 के साथ ही जाना चाहता हूँ, 150 के साथ भी जाया जा सकता है, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पूरा सीखिए, कंप्लीट पूरा पैकेज। और जैसे ही सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्टिव में जाएंगे, आप मारे जाएंगे। कमजोर योद्धा अभिमन्यु की तरह, जिसने चक्रव्यूह पूरा नहीं सीखा था। चक्रव्यूह बहुत भेजने के लिए आपको, ये भी चक्रव्यूह है आईएएस में, तो मोटिवेशन नहीं कह रहे हम। आप ये मत सोचना ये इनको मोटिवेट कर, मोटिवेट नहीं है, रणनीति है। ये परीक्षा की रणनीति है। जो असफल है और जो सफल है उनसे जाके भी पूछ लेना, और जो असफल बैठे हैं उनसे भी पूछ लेना कि आपकी असफलता का कारण ये है कि नहीं। अधूरा पढ़ाई करना, सिलेक्टिव पढ़ाई करना, चयनात्मक तरीके से आपने अपनी सुविधा से सिलेबस को छांट लिया और उसको पढ़ लिया जो आपको सूट करता था, जिससे दिमाग पे जोर आता था, जहाँ दिक्कत आ रही थी वहां हमने उस चीज को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा घातक स्थिति है। बात केवल इन्वायरमेंटल एथिक्स की नहीं है, हर फील्ड का, और खास करके बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लगने में सरल सा टॉपिक लगता है और काफी ऐसा लगता है कि बहुत मासूम सा है और सिंपल सा, लेकिन जब आप जाएंगे अंदर तो स्पीशीज के जो नाम है, खास करके बॉटनिकल और जूलॉजिकल नाम है, वो आपको परेशान करें। लेकिन प्रीलिम्स वाली स्थिति में आपको दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव रहते हैं और उससे आपको याद आ जाएगा कि अंसिया क्या होता है, एकदम से याद आ जाएगा। टेंचेरा टाइग्रिस तो आपको पता है, लेकिन टेंचेरा की जो और स्पीशीज है वो क्या है, वो आपको एकदम से याद आएंगे और आपसे गलती नहीं होगी। तब जब आपका 3-4 दिन पढ़ा हुआ होगा, और यदि ऐसे ही सरसरी निगाह से आपने लिस्ट देखी तो फिर क्लू मिलना पॉसिबल नहीं है। और जहां तक मेंस की बात है, और 71 आपको याद है और 15 भी आपने लिख दिया, अब आपको ज्यादा याद नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ क्लू नहीं मिल रहा, और यहाँ पर तो आपको लिखना है, और जब आप परीक्षा का दबाव होता है और तेज तेज लिखना होता है तो भूल जाते हैं, ज्यादा याद नहीं आएगा। लेकिन अगर बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप 15 चीजें तो लिख पाएंगे 70 में से, और 15 जब आप नाम दे देंगे तो सामने वाला आपको सलाम ठोक देगा क्योंकि उससे याद नहीं हुआ था। फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा, फिर उसको मालूम है कि कितना कठिन काम है। जो कॉपी चेक कर रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है
ये जो पराक्रम है ये जिसने किया है, बोले ये मार्क्स देने लायक, क्योंकि वो बहुत सारी कॉपी चेक करता है और 15, 20, 25 कॉपी के बाद ऐसी एक आध कॉपी आती है जिसने ऐसा किया होता है आपके जैसा, तो उसकी श्रद्धा रहती है।